जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम पे था और अमेरिका के फिलाडेल्फिया नेवी यार्ड में यूएस नेवी का एक शिप यूएसएस एल्ड्रिच खड़ा था। तभी अचानक एक अजीब हरे कोहरे ने पूरे जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। एक अजीब सी हमिंग साउंड सुनाई दी और फिर अचानक सन्नाटा छा गया। देखते ही देखते वो विशाल जहाज गायब हो गया, सिर्फ रडार से ही नहीं बल्कि इंसानी आंखों से भी। कुछ ही पलों बाद वो जहाज हैरत अंगेज तरीके से वहां से करीब 300 किलोमीटर दूर नॉरफ्लोक वर्जीनिया में देखा गया और फिर उतनी ही तेजी से वापस फिलाडेल्फिया नेवी यार्ड में वापस लौट आया। लेकिन जब कोहरा हटा तो वहां मौजूद लोगों ने जो देखा उनसे उनकी रूह तक कांप गई। जहाज का क्रू जहाज के मेटल स्ट्रक्चर में जिंदा फंस चुका था। कुछ लोग मेंटली अनस्टेबल हो चुके थे और कुछ हमेशा के लिए गायब हो चुके थे, जो कभी फिर दिखाई नहीं दिए। ये कहानी है फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की और आज हम इसी अजीब और डिस्टर्बिंग कहानी के गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि ये कहाँ से शुरू हुई, इसके पीछे आखिर सच क्या है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यही से शुरू होता है। इस कहानी की शुरुआत 1943 में नहीं बल्कि पूरे 12 साल बाद 1955 में हुई। इसकी शुरुआत हुई मॉरिस जेसप नाम के एक लेखक से, जो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि यूएफओ पर किताबें लिखा करता था। जेसप को कुछ अजीबोगरीब लेटर मिलने लगे और लेटर लिखे थे कार्ल एलन नाम के एक व्यक्ति ने। एलन का दावा था कि उसने इस एक्सपेरिमेंट को अपने आंखों से देखा है। उसके अनुसार यह एक्सपेरिमेंट महान संशोधक अल्बर्ट आइंस्टाइन के यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर आधारित है। शुरुआत में जेसप ने वही किया जो कोई भी सेंसिबल इंसान करता। उसने एलन को एक सनकी समझा और उसके लेटर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। लेकिन एलन ने इसके बावजूद भी लिखना बंद नहीं किया। वो हर लेटर में ज़्यादा डिटेल्स जोड़ता गया। उसने लिखा कि जहाज के चारों तरफ एक अजीब सी ग्रीन और ब्लू लाइट दिखाई दे रही थी, लेकिन एक बात ऐसी थी जिसे भूलना लगभग नामुमकिन था। उसके अनुसार जहाज का क्रू स्टील स्ट्रक्चर के अंदर आधा धंसा हुआ था। कुछ लोग पूरी तरह से पागल हो चुके थे और कुछ हमेशा के लिए गायब। एक लेखक होने के नाते जेसप समझने लगे कि ये कहानी लोगों को आकर्षित कर सकती है। शायद वो इसकी वैल्यू पहचान चुके थे। एक इनविजिबल शिप की कहानी और उसमें फंसे इंसानों की कहानी किसी का भी दिल दहला सकती थी। फिर जेसप के शुरुआत में इसे इग्नोर ही किया, लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। करीब 2 साल बाद 1957 में इस कहानी में एक दूसरा प्लेयर शामिल हुआ। ये कोई इंसान नहीं था, ये था अमेरिकन नेवी। नेवी के ऑफिसर इस मामले में खुद शामिल होने लगे। नेवी के ऑफिस नेवल रिसर्च यानी ओएनआर ने खुद मॉरिस जेसप को कथित तौर पर कांटेक्ट किया था। एक गवर्नमेंट एजेंसी का किसी यूएफओ राइटर से कांटेक्ट करना अपने आप में भी एक अजीब बात होती है, लेकिन इसकी वजह और भी ज़्यादा गहरी थी। ओएनआर को एक पार्सल मिला था जिस पे लिखा था हैप्पी ईस्टर। उस पार्सल के अंदर इसी मॉरिस जेसप की एक कम मशहूर किताब थी जिसका नाम था द केस फॉर द यूएफओ। किताब के मार्जिन में 3 अलग अलग रंगों की स्याही से कुछ लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे 3 लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हो। जैसे ही ओएनआर ने उस किताब को जेसप को दिखाया, उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये हैंडराइटिंग उसी कार्ल एलन की है जो पिछले कई दिनों से उसे लेटर भेज रहा है। लेकिन सवाल यही था, नेवी के 2 सीनियर ऑफिसर्स कैप्टन शर्बे और कमांडर हुवर एक आम लेखक के नोट में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों ले रहे थे? ये वो सवाल है जो इस कहानी को एक प्लान कंस्पिरेसी की तरफ आगे बढ़ाता है। उन अधिकारियों ने इस मामले में बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल इंटरेस्ट दिखाया, और वो भी गवर्नमेंट के खर्चे पर नहीं बल्कि खुद की जेब से, प्राइवेट खर्चे पर, जो नॉर्मली नहीं होता। उन्होंने वारो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से उस अननोटेड किताब की कई कॉपी छपवाई। कुछ लोगों के अनुसार
सिर्फ 25 कॉपी छपी गई थी और कुछ के अनुसार ये संख्या 127 से ज़्यादा थी। आज तक इस वर्जन को वारो एडिशन के नाम से जाना जाता है। इसी वारो एडिशन की वजह से एक सिंपल कहानी एक बहुत बड़े कंस्पिरेसी थ्योरी में बदल गई, जिससे लोगों को लगने लगा कि अमेरिकन गवर्नमेंट वाकई में अपनी जनता से कुछ छुपा रहा है। इस घटना से जेसप को भी गहराई से प्रभावित किया। जाहिर है ये घटना से वो ज़्यादा जुड़े हुए थे और इन्होंने इस घटना पर और ज़्यादा लिखने की कोशिश की, लेकिन किसी भी पब्लिकेशन हाउस ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया और आखिरकार 1969 में मिस्टीरियस सरकमस्टेंस के बीच उनकी मौत हो गई। इसके बाद बुक्स और मूवी ने इस कहानी को और नए नए ड्रामेटिक एलिमेंट देना शुरू कर दिया, जैसे कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, साइंटिस्ट की मिस्टीरियस मौत और यूएफओ कनेक्शन। इस तरह से एक सनकी आदमी के लेटर से शुरू हुई कहानी धीरे धीरे द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के नाम से पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन हर एक मिस्टीरियस स्टोरी के तरह यहाँ भी एक सवाल उठता है, क्या इसमें कुछ सच भी था या सारा कुछ झूठ का जाल? लेकिन जैसे ही हम इसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, हमें धीरे धीरे सच और झूठ के बीच का फर्क साफ सुनाई देने लगता है। इस कहानी के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत खुद अमेरिकन नेवी ने दिया है। यूएसएस एल्ड्रिच के ऑफिशियल लॉग बुक में ये कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि एक पब्लिक रिकॉर्ड है। यूएसएस एल्ड्रिच के लॉग के अनुसार 28 अक्टूबर 1943 को जिस दिन इस एक्सपेरिमेंट के होने का दावा किया गया, उस दिन यूएसएस एल्ड्रिच फिलाडेल्फिया में था ही नहीं। उस दिन या उसके कई हफ्तों पहले ये जहाज न्यूयॉर्क हार्बर पे मौजूद था या फिर अपने ड्रिल के लिए ट्रायल रन पे गया था। अगर जहाज वहाँ था ही नहीं तो इस कहानी को वही खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन हमेशा की तरह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के सपोर्टर्स कहते हैं कि गवर्नमेंट में लॉग बुक में छेड़छाड़ हुई है, उन्होंने लॉग बुक से मैनिपुलेशन किया है। नेवी ने हमेशा ऑफिशियल स्टैंड यही लिया कि लॉग बुक में किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं थी और इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट कभी भी किया नहीं गया था। और एक साफ बात यह है कि ओएनआर यानी ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च की स्थापना ही 1946 में हुई कि इस कथित एक्सपेरिमेंट के 3 साल बाद। और जहाँ तक कि प्रोजेक्ट रेनबो, जिसे इस द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के साथ जोड़ा जाता है, ये सिर्फ एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर के लिए उनके खिलाफ बनाई हुई यूएस मिलिट्री प्लानिंग का एक कोड नेम था। इसका इनविजिबिलिटी और टेलीपोर्टेशन जैसे किसी भी आइडिया से कोई सीधा कनेक्शन नहीं था। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव था जो दूसरे महायुद्ध में अमेरिका द्वारा यूज़ किया गया। तो फिर इस कहानी को साइंटिफिक लगने वाली बातें जैसे इनविजिबिलिटी, ग्रीन लाइट और टेलीपोर्टेशन का क्या संबंध है? हैरानी की बात यह है कि इन सभी चीज़ों के लिए आज हमारे पास काफ़ी सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मौजूद है। सबसे पहले इनविजिबिलिटी की बात करें तो उस समय नेवी का एक रियल टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा था जिसे डिगॉसिंग कहा जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन नेवी मैग्नेटिक माइंस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही थी। ये मैग्नेटिक माइन तब एक्सप्लोड करती है जब कोई बड़ा मेटल शिप इनके ऊपर से गुजरता था। इससे बचने के लिए जहाज़ों पर डी-गॉसिंग टेक्निक इस्तेमाल की जाती थी। इसमें जहाज़ के चारों ओर एक स्पेशल केबल लटकाकर उससे इलेक्ट्रिक करंट से चार्ज किया जाता था। इसके वजह से जहाज़ का मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाता था और जहाज़ इन मैग्नेटिक माइन से बच जाता था। इस तरह जहाज़ मैग्नेटिक माइन के लिए इनविजिबल हो जाता था, लेकिन इंसानी आंखों के लिए नहीं। जहाँ तक कि ग्रीन लाइट की बात है तो तूफान के दौरान जहाज के ऊपर जो मस्त रहता है, जिसे हिंदी में मस्तूल कहा जाता है, ये एक खड़ा ऊंचा सीधा खंभा रहता है जो अक्सर पुराने जहाज़ों में पाया जाता था। वो लोहे का या किसी धातु का होने की वजह से आसपास का प्लाज्मा करंट की वजह से एक्टिवेट होकर वहाँ हरी चमकीली रोशनी अक्सर दिखाई देती है। इसे द सेंट एल्मोस फायर भी कहा जाता है, जो देखने में काफ़ी सुपरनैचुरल और प्रभावित करने वाला होता है। लेकिन एक साधारण इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मामला है, कोई हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर से निकलने वाला कोरोना डिस्चार्ज भी हो सकता है। इसे सुपरनैचुरल या किसी महान प्रयोग से जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब सवाल ये आता है टेलीपोर्टेशन का। फिलाडेल्फिया से नॉर्फोक वर्जीनिया कुछ ही घंटों में वो जहाज कैसे लौटा? इसका जवाब जियोग्राफी में छुपा है। फिलाडेल्फिया और नॉर्फोक के बीच एक इनलैंड वाटरवे है जिसे चेसापीक और डेलावेयर कैनल कहा जाता है। उस समय इस कैनल का इस्तेमाल ज़्यादातर सिर्फ नेवी शिप ही किया करते थे। आम जहाज़ों को इसे इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं थी। अगर किसी जहाज़ को फिलाडेल्फिया में देखा और कुछ ही घंटों में उसे अगर नॉर्फोक में देखा जाता था, तो आम इंसान इसे टेलीपोर्टेशन समझने की गलती कर सकता था, क्योंकि नॉर्मल शिप को ये दूरी तय करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता था। कार्ल एलन के बारे में अगर हम बात करें, तो वो अपनी बातों से मुकरने के लिए बहुत मशहूर था। कई बार उसने अपनी बात मानी और फिर मुकर भी गया। शायद इसे इस कहानी से मिलने वाली फेम पसंद आने लगी थी। जब सारे फैक्ट सामने आ गए और एविडेंस ने इस कहानी को झूठा साबित कर दिया, तो ये किस्सा यही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कहानी और भी ज़्यादा तौर पे अजीब बनती गई और एक मशहूर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानी जाने लगी। यही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और स्टोरीज की खास बात होती है। ये एविडेंस पे नहीं, बल्कि इंसानी जज्बात और फीलिंग पे टिकी हुई होती है कि सच हमसे छुपाया जा रहा है। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की कहानी 1980 में एक नए रूप में सामने आई। अल्बिलेट नाम के एक व्यक्ति ने सामने आकर दावा किया कि वो सिर्फ इस कहानी का विटनेस ही नहीं, बल्कि इसने इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा भी लिया था। उसने कहा वो और उसका भाई 1943 में यूएसएस एल्ड्रिच पर कूद गए थे और सीधे 40 साल बाद 1983 में मॉन्टॉक न्यूयॉर्क में कैंप फेरो में प्रकट हुए। यही से इस कहानी में टाइम ट्रेवल का एंगल भी जुड़ गया। बिलेक ने कहा कि ये सब उसके सप्रेस मेमोरी में छुपा हुआ था, उसे याद नहीं था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात और मज़ेदार बात यह है कि उसने कहा उसकी यादें तब वापस आई जब उसने 1984 में रिलीज हुई फिल्म द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट को देखा और उसे सारा मामला याद आ गया। ये संयोग कुछ ज़्यादा ही कन्वीनियंट लगता है दोस्तों। हमने देखा कैसे एक जहाज के गायब होने की कहानी एक व्यक्ति के इमेजिनेशन से शुरू हुई, कैसे नेवी ने थोड़ी सी क्यूरियोसिटी दिखाने की वजह से इसी आग में घी डाल दिया और कैसे बुक्स और हॉलीवुड ने इसे एक इमॉर्टल मिथ बना दिया। शायद इसीलिए क्योंकि ऐसी स्टोरीज हमें ये फीलिंग देती है कि दुनिया इतनी सिंपल और साधारण नहीं है जितनी दिखाई देती है। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक कहानी है, एक कॉन्स्पिरेसी या इतिहास? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आप ऐसी हिडन स्टोरीज, रियल मिस्ट्रीज और अनएक्सप्लेन्ड फैक्ट जानना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।